हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आलोक कुमार पांडे एंड आज मैं फिर आपके सामने क्लास 11th का फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि हमारे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में बेसिकली हमने बात की थी सबसे पहले कि साइंस क्या होता है, देन वी टॉक अबाउट द फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, देन व्हाट आर द रिलेशंस with physics, some other subjects, other branches, and what are the branches present in physics. So we all discuss in our first video. If you are not watching that video, so go back and watch my video on my channel. And today, as per my last lecture, I told you that one more lecture is going to be made on this chapter, that is physical world. So today basically we are going to talk about that the fundamental forces and unification and some conservations law क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इनके बारे में आज बेसिकली बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मैं बोलूं कि जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसको समझो और समझ के थोड़ा नोट्स वगैरह बनाओ और मतलब मेमोराइज वगैरह करो, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या बातें जो है फिजिकल वर्ल्ड में थी, क्योंकि बहुत लोग इसको नहीं भी पढ़ाते हैं, बट मेरे हिसाब से जरूरी है। पहला चैप्टर है, दे रखा है, तो हमको ये पढ़ाना जरूरी है। तो जो हमारी फोर्सेस हैं, बेसिक फोर्सेस कह लो, या इन्हीं को हम फंडामेंटल कहते हैं। बेसिकली ये 4 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, 4 टाइप्स की जो हमको यहाँ पे पढ़नी है। और क्यों इनको फंडामेंटल या बेसिक फोर्सेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब जो भी चीजें हैं, लगभग सारी चीजें इन्हीं से डिराइव्ड है। ठीक है, जितनी भी अलग अलग क्वांटिटीज बनेंगी वो सब की सब लगभग इसी से डिराइव्ड है, इसलिए इनको फंडामेंटल मतलब ये बेसिक, ये जननी है। इनसे ही बाकी सारी चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ फंडामेंटल और अ बेसिक फोर्सेस। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये हमारी जो है 4 जो है हमारी बेसिक फोर्सेस हैं, और इन्हीं को हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। और क्यों कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस? मैंने बताया कि बाकी जितनी भी क्वांटिटीज अब जो आगे डिराइव होंगी, लगभग कहीं ना कहीं यहीं से डिराइव्ड होंगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इसी का पार्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो उसमें कई तरह की फोर्सेस लगेंगे। जब मास के बीच लग रहा फोर्स, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। कोई भी तो मास ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो इन सब की बातें जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर सबको सिर्फ एक बार रफ आइडिया ले लो, उनके बारे में समझ लो एक बार। जो सबसे पहली चीज है हमारे पास, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यह आपको पता ही है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कहा गया था? इन्होंने कहा था कि 2 मास वाले ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जो है सेपरेट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और इनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एक जो है बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो है उसका मास कम है, तो भारी मास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो खींच रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना, अट्रैक्शन। देखो एक चीज और है कि इसमें कई बार आता है कि ये रिपल्सिव होता है कि अट्रैक्टिव होता है, बट इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन। इस यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा मास ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है,
तो ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों को मर्ज किया, एक कांस्टेंट लगाया GMM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें क्या है कि मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते ना कि रिपल्सिव होता है, ऐसा नहीं कि बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट उसके बराबर आएगा तो उसको ये धक्का दे देगा और वो जो है चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, वो कैसा होगा, हमेशा अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। ठीक है, तो इस वजह से कैसा होता है, अट्रैक्शन इन नेचर। ठीक है, दूसरी चीज आपको एक चीज बताई दिया कि अट्रैक्शन फोर्स की यूनिट क्या होती है। न्यूटन बेटा एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है कुछ। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई इसकी। अब थोड़ा सा देखो इसके अंदर और कुछ बातें हम कर लेते हैं फटाफट। कि इसके अंदर आपको पता है जो कैपिटल G है, इस G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसकी यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकालने आता है, वो न्यूटन ये इधर जाएगा, मीटर स्क्वायर ये केजी स्क्वायर इधर आ जाएगा, इससे आपकी यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, ये इसकी कुछ बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चल देखते हैं इसके बारे में। और मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, एक एक करके हम हर एक फोर्सेस को समझेंगे और उसके बाद जो है फिर इसका आज ये फिनिश करेंगे। ठीक है, मैं इनको इधर लिख देता हूँ एक साइड में। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ग्रेविटेशन फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ठीक है, दो बॉडी के बीच में कैसा बनता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। जैसे आपने देखा होगा न्यूटन से थर्ड लॉ आपको याद ही होगा कि एवरी बॉडी हैव एन एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन एंड, ठीक है, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा इस चीज को। ठीक है, तब एक्शन रिएक्शन पेयर क्या, जैसे ये कि एक सरफेस है, इस पे एक बॉडी है, इसने इस पे कुछ काम किया तो इसने इस पे कुछ काम किया, तो वो इस जो रिएक्शन देगा वो इसका ये रिएक्शन देगा, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज जो इसके अंदर होगी कि दिस इज known as central force, या this force is also known as central force। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि अगर आप देखो एक चीज की, जब हम लेते हैं ये मास वाला ऑब्जेक्ट, ये मास वाला ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटर से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं और इसी की वजह से जो है हमेशा सेंट्रल फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स है इस वजह से हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन के क्रॉस हम फोर्स मेजर करते हैं, जो उनके बीच में जो लाइन जॉइनिंग होती है। ठीक है, दो मास वाले उनके बीच का डिस्टेंस हम हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, इसके सेंटर से। ठीक है, ये आपने वैसे भी 9th क्लास में सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस फोर्स
is independent of the nature of the intervening medium। ठीक है, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवीनिंग ऑफ मीडियम, मतलब ये इंडिपेंडेंट है किसी मीडियम की। ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट force between two bodies does not depend upon the pressure of the other bodies। मतलब जो दो बॉडीज के बीच फोर्स लग रहा है वो डिपेंड नहीं करेगा किसी और बॉडी पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द अदर बॉडी। अगर कोई बॉडी में प्रेशर यूज कर रहा है तो उसमें भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, आपने देखा मास और डिस्टेंस पे इसमें नहीं, प्रेशर कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं, आप इसको याद रखे रहो। किसके बारे में थी ये? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसे अभी हमने यहाँ पे ग्रेविटेशन में पढ़ा था आपके दो मास वाले के बीच अट्रैक्शन के बारे में, वैसे यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वही फोर्स है बट यहाँ पे जो है चार्ज के मैग्नेट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस 1/r²। सो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, जिसको हम कूलॉम फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलॉम फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है कि एक चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, यानी एक चार्ज जो है रेस्ट पे रखा हुआ है, उस पे किस तरह का फोर्स लग रहा है वो ये बताएगा। रिलेशन या रिलेशन इसको कूलॉम सर ने निकाला था, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो K होता है, इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0। ओवरऑल इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, तो ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब इसमें क्या करना है कि चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स की स्टडीज करनी है। देखो ये जो चीज निकली है ये बेसिकली हमने, हमारी एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो। डायनेमिक में हम पढ़ते हैं कि चार्ज किस में हो, मोशन में हो। ठीक है, मोशन में होगा तो आपने 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा हुआ है और एसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। तो ये सारी चीजें किसकी है आपके, जब चार्ज जो है मोशन में होगा। When charge is at rest, then it shows different kind of properties. It shows different kind of properties which we will studied in class 12th in the unit electrostatic. ठीक है, चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद जो है कि वो किस तरह के जो उसमें गॉस लॉ भी आएगा, बहुत सारे लॉज आएंगे आपके। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनका बीच का रिलेशंस क्या होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे 12th के अंदर। यहाँ बस आप एक चीज समझ लो कि ये चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, वो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ
द चार्जेस इनवर्सली इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ऑब्वियसली, क्योंकि जो कूलॉम्ब सर थे वो भी आपके न्यूटन से इंस्पायर थे। उन्होंने जब सोचा कि जब न्यूटन साहब ये कह सकते हैं कि दो मास वाले ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, वो इस तरह से रिलेशन से निकल रहा है, तो उन्होंने ये सोचा कि कोई चार्ज भी दो रखा जाए तो उनके बीच अगर फोर्स लगेगा उसके बीच भी क्या रिलेशन हो सकता है, सेम चीज वही, सेपरेट वही डिस्टेंस है भाई, चार्ज का अपने कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। ये चार्ज रख दिया, डिस्टेंस वही कर दिया इन्होंने और इस रिलेशन को निकाल दिया, तो ये बट यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है, वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट थी। यहाँ पे जो g थी, इस g की वैल्यू थी आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये आपका था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा इसको उतारो आप लोग, उतार लिए होगे आप लोग, ठीक है। अब देखो वही चीज जैसे हमने वहां पे किया था कि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था, वैसे ही यहाँ भी देख लेते हैं। एक चीज तो मैंने उसमें पहले ही बता दी, ग्रेविटेशन वो सिर्फ कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, बट ये जो होता है सियोरी मार्कर खत्म गया। चलो, ये जो होता है ये वाला फोर्स, इट इज attractive as well as repulsive, मतलब ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। अट्रैक्टिव कौन से केस में होगा, जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। रिपल्सिव कौन से केस में होगा, जब दोनों कैसे हो, सेम चार्जेस हो, ठीक है। जब दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटीज के हो तो कैसा होगा, वो रिपल्सिव होगा। बट व्हेन द चार्जेस आर इन अपोजिट पोलैरिटी, then that force is known as the force which is acting between the two charges is known as attractive force, ठीक है। अट्रैक्शन तभी होगा जब चार्जेस कैसे होंगे, डिफरेंट पोलैरिटीज के होंगे, और रिपल्शन कब होगा, जब दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस चीज को याद रखना, आपने मैग्नेट्स में भी पढ़ा होगा 10th के अंदर कि लाइक पोल्स जो होते हैं रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सेम कहानी यहाँ पे यार, अनलाइक चार्जेस मतलब जो सेम ना हो, लाइक चार्जेस जो सेम हो। मैंने बोला डिफरेंट पोल एंड सेम पोल, बोला सेम पोल, पोलैरिटी बोला तो पोलैरिटी मतलब ये सेम, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, जो साइन के साथ है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। चलो, दूसरा है इसका, इट इज लॉन्ग रेंज। ये बहुत लंबे दूर तक है। हम बोलते हैं कि ये एक बार जब चार्ज स्प्रेड आउट होगी तो स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती है, स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लास 12 में इसकी डीपली स्टडी करोगे, वहां आपको अच्छे समझ में आएगी, स्पेस में टर्मिनेट नहीं होगी, सिर्फ फैलती जाएगी, ठीक है, फैलती जाएगी। इसलिए बोला इट इज अ लॉन्ग रेंज, इसमें बहुत लंबी दूरी तक। और एक सबसे बड़ी खास बात कि दिस फोर्स इज 10⁻36 times greater than gravitational force, ठीक है। ग्रेटर देन कह लो या स्ट्रॉन्गर देन कह लो, स्ट्रॉन्गर देन मतलब कि आप एक चीज देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी ये कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, क्योंकि 10⁻36 टाइम्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इस वजह से कैसा है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, समझ में आई? वेरी गुड। ध्यान यही रहना चाहिए आपका यार, आप चिंता मत करो, मैंने पहले बोला था यार, डोंट टेक टेंशन। थोड़ा लेट हो रहा है अभी, बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाएंगे, ट्रैक और उसके बाद फिर आप देखोगे धमाल मचेगा, बस वेट एंड वॉच, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स।
ठीक है। और एक और लास्ट, जैसा उसमें था इट ओबे इनवर्स स्क्वायर। आप इसको उतारो, मैं बस आया। ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा आपने। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं। इतना बहुत है जानने के लिए, बाकी ये जब आगे आएगा तब हम इसको देखेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है, चल कुछ नहीं, वो एक कार्टून हो गिर गया। डोंट टेक टेंशन। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किसी भी एटम का, ठीक है, वो एक प्रोटॉन चार्ज अंदर रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज इन नेचर होता है, और दूसरा होता है न्यूक्लियस जो कि मतलब अनचार्ज बॉडी होता है। ठीक है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो फोर्स उसको, प्रोटॉन को और उस न्यूक्लियस को एक साथ बाइंड करके रखती है, जो फोर्स मतलब टाइटली बाइंड करके रखती, बाइंड करके रखना, जो फोर्स उन दोनों को एक साथ बाइंड करके रखती, वही फोर्स क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दोबारा से मैं उसको लिख भी देता हूं। ठीक है, द फोर्स गर्मी बहुत ज्यादा है यार। द फोर्स होल्डिंग द प्रोटॉन and neutrons inside a nucleus is known as strong nuclear force। ठीक है, न्यूट्रॉन आपका अनचार्ज पार्टिकल। ठीक है, द फोर्स होल्डिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसके न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड अ न्यूक्लियस, जो फोर्स होल्ड करके रखे, बाउंड करके रखे, मतलब बाइंड करके रखे, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, इसे जरूरी है इसको पढ़ करना, तभी तो एटम की फंक्शनिंग होगी। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। इसको देख लो, जो इसको क्या करे, अंदर ढंग से होल्ड के ना रखे, उसको क्या बोलेंगे? वीक न्यूक्लियर। ठीक है, तो इसका ये भी अट्रैक्शन इन नेचर होता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कि इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, it acts over a very short distance, मतलब इसको शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बात हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का। ये आपका ईमन स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसकी स्टडी भी हम करेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, ये बेसिकली आप पढ़ोगे। नेक्स्ट वन इज योर वीक न्यूक्लियर। चलो देखते हैं इसके बाद हम वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स
नाम ही समझ में आ रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग था, ये वीक है, समझ जाओ। देखो द फोर्स between the elementary particles emitted during radioactive decay of a radioactive substance is known as weak nuclear force। तो बेसिकली से काम आएगा आपका बीटा डिकेड में, ठीक है। जब आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे एटम्स एंड न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ आप पढ़ोगे बीटा डीके के बारे में, अल्फा डीके के बारे में, तो वहाँ आप अच्छे से इनको समझ पाओगे। बस आप इतना समझो कि द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल emitted during radioactive decay of a radioactive substance is known as weak nuclear forces, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे बेसिकली उन चीज़ें फोकस करेंगे जो आपके 11th पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेंगे। ज़्यादा ग्रेविटेशन था आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज हो गया, इन्हीं को हम बेसिक फोर्सेज भी कहते हैं, इन्हीं को फंडामेंटल फोर्सेज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और थोड़ी बहुत जान लेते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, जो कि हमारा लगभग हम लास्ट टॉपिक्स पे ही चल रहे हैं। यूनिफिकेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। यूनिफिकेशन ऐसे समझना है बस आपको। अब यूनिफिकेशन का मतलब समझो कि जैसे कोई भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे थॉट सोचे, अब अगर हम अलग अलग हर किसी के लिए लॉज बनाते हैं, जैसे कि मान लो कि ग्रेविटेशन को ही ले लो आपने, तो मास वाले ऑब्जेक्ट को इतनी तरह अट्रैक्ट करना, जो सन का जो रिवॉल्व करता है, सन के रिवॉल्यूशन होता है सोलर प्लैनेट्स का, वो भी एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं जिन पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो मास ऑब्जेक्ट होने के कारण, उन सबको हमने अलग अलग स्टेट निकल के एक यूनिफाइड एक लॉ बना दिया, ठीक है। यूनिफाइड एक लॉ बना दिया। तो किसी भी चीज को, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को एक साथ एक प्लेस पे उसको मतलब यूनिफाइड करना, उसी को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजों को हमने मिला के एक लॉ तैयार कर दिया, मतलब वो, और वो लॉ जो है हर एक फील्ड में जिन जिन चीजों को मिस किया वहां पे हर जगह क्या हो रहा है, वो फिट बैठ रहा है। तो इस तरह के हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। रिडक्शन इसका थोड़ा सा उल्टा है। रिडक्शनिज्म में क्या होता है कि अगर कोई चीज हमको लगता है कि ये चीज सही नहीं बैठ रही, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, उस चीज से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म, ठीक है। यहाँ पर है यूनिफिकेशन, ठीक है। यूनिफिकेशन आपके सिलेबस में है, इसलिए आप इस पर फोकस करो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे लॉज को कैलकुलेट करके एक सिंगल लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो वैलिड होता है थ्रू आउट, सब जितने भी मास वाले ऑब्जेक्ट हैं सब पे वैलिड है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो वहाँ हो, ठीक है। तो हर एक पे वैलिडिटी यहाँ पे शो कर दे, और उन सब एक ही रिलेशन से मतलब बहुत सारे चीज़ों को हम रिजॉल्व कर पाए, ठीक है, सॉल्व कर पाए बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को, उसी को क्या कहते हैं, आपका यूनिफिकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीजें बच गई आपकी कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा अपने 9th क्लास के अंदर की, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन मतलब में क्या पढ़ा, कंजर्वेशन क्या कहते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको बना सकते हैं, ना ही हम इसको बिगाड़ सकते हैं। ये कब की कंडीशन है बनाने और बिगाड़ने की, जब वो सिस्टम तैयार हो चुका ऑलरेडी। जैसे मान लो मास, अब किसी ऑब्जेक्ट का मास डिसाइडेड है कि मान लो 100 kg, ठीक है। तो अब वो उसके हिसाब से काम कर रहा हूं, 100 kg को बढ़ा नहीं सकते, ना ही उसको हम कम कर सकते, ठीक है। चार्ज, मान लो एक करंट फ्लो कर रही सर्किट के अंदर, उसमें से हमने जो सोर्स है 100 चार्ज डेवलप कर दिए, मतलब 100 चार्ज को एमिट कर दिया, तो 100 चार्जेस घूम रहे हैं। अब वो 100 से 101 नहीं हो रहे, 99 नहीं हो रहे, 98 नहीं हो रहे, 95 नहीं हो रहे, 95 नहीं हो रहे, मतलब तो कम भी नहीं हो रहे ना ज्यादा हो रहे। तो वो चीज क्या है,
कंजर्व हो गया, जितना उसने जनरेट किया उतने ही वहां पे मूव कर रहे हैं। वो ना तो हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ना ही उससे हम एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं। वो बात अलग होती है कि जो हम बोलते हैं कि जो ये एनर्जी लेके जाती है जो भी पार्टिकल्स, वो धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होने लगती है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, धीरे धीरे ट्रांसमिटेड होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिट एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे कंटिन्यूस फ्लो में चलती जाती है। तो कंजर्वेशन का मतलब भी क्या है कि नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर जो सबसे पहला आएगा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अभी बताया मैंने, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको बना सकते हैं, ना ही हम इसको बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका इसका क्या कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। ओनली चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है। सिर्फ जो ये जो लॉ कहता है, सिर्फ क्या कहता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चीजें जो है ट्रांसफर हो सकती हैं, बट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना ही हम इसके अंदर कुछ एडिशनल एडअप कर सकते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सेम चीज आपने पढ़ी है 9th क्लास के अंदर। तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे ही बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं आपने इसके अंदर। इसके बाद आपने मास एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। फिर इसी के अंदर आपका आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसी के अंदर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड सो। ये सारी चीजें आपको याद रखना। सब पे वही कहानी है, neither be created nor be destroyed, it only be transmitted from one body to another one। ठीक है, मैं भीग चुका हूँ पसीने से पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल वर्ल्ड में, जिसको कि आपको पढ़ना है। दिस इज टोटली थ्योरेटिकल, रीड करो, समझो। मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, समझोगे तो बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैंने बोला था मैथमेटिकल टूल्स पे भी एक लेक्चर बनाने के लिए, जस्ट वेट, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ो, इसको मेमोराइज करो। So that's all for today's class. Thank you. Have a nice day. Bye bye.